नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और एनडीए की सरकार भी बन चुकी है। लेकिन इस बार बीजेपी को जो घाटा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला उसने सभी को चौंका दिया। बीजेपी के खाते में मात्र 33 सीटें गई तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें जाती दिखाई दी। और वहीं बात अगर करी जाए बीएसपी पार्टी की, जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार राज किया है, तो वो पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट अपने नाम नहीं कर पाई। वहीं इस बार दलितों के एक नया चेहरा जो उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आया है, चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने नगीना सीट पर तकरीबन 1,50,000 वोटों के साथ जीत दर्ज करी और अब उसी की बात से कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2027 में, इन चुनावों में मायावती जो है चंद्रशेखर आजाद का साथ ले सकती हैं। उसका कारण ये भी देखा जा रहा है कि मायावती के पास कोई दूसरा मोहरा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आकाश आनंद को जगह देने के लिए तैयार नहीं है पार्टी में और चंद्रशेखर आजाद को मनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम पार्टियां कोशिश करती नजर आ रही हैं। कुछ सवाल होंगे, सवाल लेंगे हमारे साथ SMS स्टूडियो मौजूद अमन सर। अमन सर, क्या स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रही है? मायावती कोशिश तो कर रही है, हालांकि देखिए जो मन में बात है उसको जुबान पर लेकर नहीं आ रही है। हालांकि पहले चुनाव प्रचार में भी ज्यादा चंद्रशेखर आजाद को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया। चंद्रशेखर आजाद ने भी मायावती को लेकर कोई ज्यादा प्रहार यहाँ पर करते दिखाई नहीं दिए। बीएसपी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीतती है, उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद कुछ बात कहते नजर नहीं आते। हालांकि अगर कोई और पार्टी ऐसी होती तो मैं समझता हूं कि चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो क्या ये आसार आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई आने वाले समय में ये जो महादलित चेहरे हैं दोनों, इनका गठबंधन होता दिखाई देगा? देखिए, बिल्कुल चर्चाएं तो बहुत ज़्यादा है और बहुत आम है कि मायावती और आज़ाद को एक साथ आना चाहिए। दरअसल देखिए, वजह भी इसकी नजर आती है क्योंकि 22-23% का जो यहाँ दलित वोट बैंक है, अगर वो एक साथ रहेगा तो ये किसी भी पार्टी के लिए एक तरफा कहा जाएगा। आप देखिए, आज़ाद से पहले जिस तरह बीएसपी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत थी, ताकतवर थी और एक तरफा वोट कहीं ना कहीं जो दलित समुदाय का वो बीएसपी को मिलता था। लेकिन अब 2014 के बाद से स्थिति थोड़ी सी उलट होती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि जो दलित वोट है वो थोड़ा सा मायावती से छिटकना शुरू हुआ। आप देखिए, 14 में अगर चुनाव की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट मायावती को नहीं मिलती है। 17 में कोई 19 सीटें विधानसभा चुनाव में उनको मिलती हैं और 19 की बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन होता है और एक तरीके से 15 सीटें दोनों को मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसमें भी मायावती खेमे को 10 सीटें मिलती हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि अगर ये स्थिति थी तो मायावती को सपा के साथ ही रहना चाहिए था, यानी गठबंधन की उनको जरूरत थी। लेकिन 2022 के हम चुनाव देखें, वहाँ पर जिस तरह से उनको महज कह सकते हैं एक सीट मिलती है विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा अगर हम 2024 के आंकड़ों पर बात करें तो अनुज तो नजर आता है कि एक भी सीट मायावती के खाते में नहीं गई है। तो देखिए, अपने दम पर आगे चलने की बात करना, लगातार दम भरना, ये कहने में तो अच्छा लगता है कि भाई हम अपने हिसाब से पार्टी को चलाएंगे, अपने हिसाब से पार्टी को आगे लेकर बढ़ेंगे, लेकिन ये होता हुआ जमीन पर नजर नहीं आता, क्योंकि जो 18-19% के आसपास वोट मायावती के बाद 2019 में थे वो खिसक कर अब 8-9% के आसपास आ गया। तो ऐसे में अब मायावती को सोचने की जरूरत है, रुककर तमाम जो चीज़ें उसको एक नए सिरे से प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ से नया चीज़ों का प्लान नहीं किया गया तो मायावती को आप मानकर चलिए कि राजनीति में कहीं खो सी जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पीड़ा उनको हो रही होगी, क्योंकि इस पार्टी ने 2007 में अपने दम पर बहुमत लेकर आया था। आज ये पार्टी एक एक सीट को तरसती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में लगातार ये संभावना बन रही है कि क्या आज़ाद के साथ में मायावती का गठजोड़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या मायावती और आज़ाद अब मिलकर यहाँ से बीएसपी या यूं कहें कि जो दलित समुदाय को आगे बढ़ाने की लड़ाई है या मजबूत करने की लड़ाई, उसमें साथ मिलकर चलते रहेंगे। और आज़ाद हमेशा से मायावती के कह सकते हैं कि उनको बड़ा नेता मानते रहे, दलितों की मसीहा के तौर पर उनको देखते रहे। और एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि उनके पिता जब वोट डालकर आया करते थे तो पूरे मोहल्ले के अंदर चिल्लाया करते थे कि उन्होंने हाथी पे मोहर लगाई, यानी कि उन्होंने मायावती को वोट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का रुझान मायावती के लिए आज़ाद के या आज़ाद के परिवार में रहा है। तो ऐसे में अगर दोनों एक मंच पर आते हैं, एक साथ आते हैं, तो यहाँ पर दलित वोट बैंक जो है वो फिर एक साथ आकर खड़ा हो सकता है। सर, क्या मैं ये मान लूं कि हाथी या बिना साइकिल के कुछ भी नहीं है? क्योंकि आपने जिक्र करा 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए उनका, और एक साथ थे, अच्छा काम करते नजर आए। हालांकि देखिए बहुत अच्छा काम नहीं था, लेकिन जिस तरह से दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश से समाप्त होती दिखाई दे रही उस हिसाब से अच्छा था। समाजवादी पार्टी ने तो कमबैक कर लिया, लेकिन बीएसपी पार्टी कमबैक नहीं कर पा रही। क्या उसका बड़ा कारण यहाँ पर देखते हैं आप? क्योंकि जो मुझे नजर आता है उसका सबसे बड़ा कारण ये नजर आता है
कि मायावती जो है शायद जब से उन्होंने राजनीति शुरू करी है सिर्फ एक ही ठिकरा उन्होंने शुरुआत से मुद्दा उठाया है दलितों को लेकर। क्या दलितों को लेकर आज के समय में चुनाव जीता जा सकता है और जातियों को छोड़कर? नहीं, बिल्कुल तनुज, अगर आप देखेंगे 2007 की राजनीति देखेंगे तो सिर्फ दलित समुदाय के ऊपर उन्होंने सरकार नहीं बनाई। आप 2007 के आंकड़े पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने जितनी भी उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति है, यानी कि अगर 50% के आसपास हम ओबीसी वोट बैंक की बात करें, उन्होंने वो साधा। ब्राह्मण वोट जो है 12-13% उनको साधा। राजपूत जो वोट बैंक है 12-13% उनको साधा। देखिए, आप सब समुदायों के साथ में मिलकर ही सरकार बना सकते हो, लेकिन आप सब सोचो कि दलितों के साथ में सरकार बना पाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, नुमाइंदगी जिस तरह से मायावती की रही है, और देखिए दलितों के लीडर वो हमेशा से रही है, कोई पहली बार नहीं है कि दलितों की लीडर होने का तमगा उनके ऊपर लग रहा है। और देखिए, तमाम जातिगत समीकरणों को साथ करी कोई भी पार्टी हो वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और यहाँ पर मायावती को जो उनका वोट बैंक है, दरअसल जो 20-22% का दलित जो वोट बैंक है वो भी उनके हाथ से छिटक गया है, ये उनकी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। सर, मेरा इशारा यहाँ पर इस और है, आप समझे नहीं कि मैं इशारा क्या कर रहा हूँ। मैं इशारा ये कर रहा हूँ कि भाई 2024 में हार हुई और हार के बाद ठिकरा फोड़ दिया मुसलमानों पर, वो ठिकरा दलितों पर क्यों नहीं फोड़ा? क्योंकि दलितों ने भी देखिए वोट तो मायावती को नहीं दिया। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मुझसे इस बार दलित कटता हुआ नजर आया है? बाद में अगर चंद्रशेखर आजाद की करूं सर, तो चंद्रशेखर आजाद दलित को भी साथ लेकर चल रहे हैं, मुस्लिम को भी साथ लेकर चल रहे हैं और तमाम जातियों को साथ लेकर चल रहे हैं। वो वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब तक आप सारी जातियों को नहीं साधेंगे, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं सत्ता पर काबिज हो सकता हूँ। आप देखिए, आज ही आजाद जो है वो लखनऊ मौलाना से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। और देखिए, एक बेहतर नेता की निशानी यही होती है कि तमाम धर्मों को, तमाम जाति को, तमाम जितने भी हमारे समुदायों को साथ लेकर चला जाए। क्योंकि एक समुदाय के कह सकते हैं साथ में आप मिलकर सरकार नहीं बना सकते। यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक चीज को कहकर आप जो है आप सत्ता को हासिल नहीं कर पाते। जो बीजेपी राम नाम की बात करती है, अयोध्या में वही सीट हार जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही तरह का वोट बैंक आपको जिता पाएगा। आपको समुदाय के और खासकर जो कह सकते जातिगत संरचना है उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। आप ये कहेंगे कि मैं एक समुदाय को वोट लेकर सरकार में आ जाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। आप देखिए, ओबीसी वोट बैंक भी हमारे उत्तर प्रदेश में 50% के आसपास नजर आता है। उसमें यादव भी हैं, उसमें तमाम और जातियां भी हैं। तो कई वर्गों को आपको साधना पड़ता है और यहाँ पर इस साधने का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मायावती बहुत पीछे रह गई है। सर, बहुत अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि जायज भी है। उत्तर प्रदेश में आप दलितों में बड़ी पार्टी किसको मानते हैं, बीएसपी के लिए, आजाद समाज पार्टी? देखिए, मुझे तो सीधा लगता है, किसी को भी लगेगा कि बीएसपी से बड़ी पार्टी फिलहाल तो कोई है नहीं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आजाद जिस तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और देखिए, आजाद महज उत्तर प्रदेश में एक सीट के ऊपर चुनाव लड़े, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि आजाद ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जगह बनाई है, लेकिन सर अपने आप को मजबूत किया। और देखिए, आजाद को भी प्रोसेस आगे बढ़ाना है। पहला लोकसभा चुनाव है उसमें, और ये नहीं कह सकते एक सीट जीतने के बाद वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर काबिज हो गए। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि मायावती भी बहुत ताकतवर रह गई है, कमजोर हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर वो उन दलित वोट बैंक को एक बार फिर साधने में कामयाब हो जाए, हिंदू मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन उसको करने में कामयाब हो जाए, तो जाहिर बात है कि 2009 में उनके पास 20 के सांसद थे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी राजनीति हमेशा से ऐसी ही रही है, लेकिन समय के साथ उनको भी बदलना पड़ेगा। मतलब सर, कमबैक जरूर करती दिखाई देंगी। वहीं पर मैं आपसे आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगा कि आज के समय में बच्चे को पता है कि भाई आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, भले देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने एक सीट पर चुनाव लड़ा हो, हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें देखिए जम्मू से चंद्रशेखर आजाद के लिए मैसेज आता है। तो चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीति फैलती जा रही है, चेहरा जो है बड़ा बनता जा रहा है। मायावती का पार्टी को डूबने का कारण ये भी माना जा सकता है कि जो आकाश आनंद के साथ किया गया पार्टी में, उससे पहले आकाश आनंद के पिताजी के साथ किया गया पार्टी में, क्योंकि जो बड़े चेहरे होते हैं उनको मायावती खुद ही डुबो देती है, उनको खुद ही रोक लगा देती हैं। देखिए, बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इससे पहले भी देखें तो ऐसा होता रहा है। कई बड़े चेहरे ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हैं, तब आपकी पार्टी को मजबूत करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अलग होते हैं तो पार्टी कमजोर होना शुरू हो जाती है। सतीश मिश्रा इसका बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा नसीमुद्दीन बीएसपी के बहुत बड़े लीडर थे। और देखिए, इधर भी अगर देखा जाए, मलुक नागर जैसे लोग और तमाम ऐसे लोग जो बीएसपी के मजबूत चेहरे थे, दानिश अली जैसे लोग, वो पार्टी छोड़ छोड़ चले जाते हैं। तो यहाँ पर न सिर्फ चुनाव जीतना उनकी कह सकते हैं मकसद होना चाहिए, बल्कि साथ में जो उनके पास नेता है उनको कैसे संभाला जाए, ये भी उनकी जो है सबसे प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग अगर उनके पास नहीं होंगे, जो जिताऊ फेस है, अगर कोई उनके पास से चले जाएंगे, तो यहाँ पर चाहे कितनी बड़ी पार्टी हो, वो चुनाव हार जाएगी। और देखिए, बीजेपी से बड़ी तो पार्टी फिलहाल इस समय पूरे देश में नजर नहीं आती, बल्कि पूरी दुनिया की बात करते हैं कि बीजेपी से बड़ी फिलहाल कोई पार्टी नहीं है, लेकिन उसको ही मुंह की खानी पड़ती है, उसका कैलकुलेशन भी गड़बड़ाता है। वो 400 पार की बात करते हैं, 240 पे अगर सिमट जाते हैं
जाते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मान लीजिए किसी ने कोई बात कही है या कोई किसी तरफ बढ़ा है तो वो उस तरफ बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र यहाँ पर उठना बढ़ना लगा रहता है। अब हम 2019 की बात करें, सपा 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई थी, 5 सीटें जो उन्होंने जीती, 2 सीटों से उनके जो लोग थे यानी आजम खान और अखिलेश यादव वो हट जाते हैं और इससे 3 सीटों पर रह जाती है समाजवादी पार्टी। लेकिन 2024 में वो 37 सीटों पर आते हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी की। तो ऐसे में राजनीति का यही होता है फन की यहाँ पर कब चीजें बदल जाए नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल, कब क्या हो जाए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। बात बिल्कुल सही कही है सर ने कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, 400 पार का नारा लगाती है, उसके बावजूद भी 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाती है। मतलब बीजेपी जैसी पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई। तो ऐसे में अगर बीएसपी पार्टी इस समय दिक्कतों में चल रही है तो यहाँ पर कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कमबैक किया है, एक दिन देखिएगा हाथी चलता जरूर नजर आएगा। उसका कारण ये भी है, कांग्रेस की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है। अगर पार्टी में कोई वजूद नहीं है तो अप्रोच क्यों किया जा रहा है? साफ तस्वीर है कि बीएसपी का सिंबल है हाथी, और हाथी आसानी से रुकता नहीं है। अगर एक बार किसी पर चढ़ जाए तो उसको दबा ही देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार फिर से बीएसपी जो है कमबैक करती नजर आएगी और उसका मौका इस बार फिर से मिलता दिखाई देगा बीएसपी के लिए, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, 9 सीटों पर उपचुनाव है और इन उपचुनावों में ही पता लग जाएगा कि आखिरकार क्या पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करती नजर आएगी आगे के समय में। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा समय यहाँ पर बचा नहीं है, 3 साल अब यहाँ पर बचते दिखाई देते हैं मात्र विधानसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में होंगे। ऐसे में अब तैयारियां जो है अंदर खाने में शुरू हो जाएंगी। वहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मायावती आएंगी या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।